गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, परंतु क्यों? चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्रिया के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करती हैं, अर्थात एक साथ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन देती हैं, इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब खुद में तो क्रिया है, जब क्रिया है तो क्रिया का कार्य करेगी, लेकिन साथ ही साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करती है। डबल फंक्शन हो गया। वर्ब के साथ साथ या तो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करेंगे। देखिए, वर्ब का फंक्शन तो सदैव रहेगा, ठीक, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? क्रिया से। तो उत्पत्ति जब क्रिया से हुई है तो क्रिया का तो कार्य करेंगे ही, परंतु इसके अलावा 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है जिनका ये कार्य करती है। वह 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है? नाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब। यानी वर्ब के साथ साथ अगर नाउन का फंक्शन देती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? वर्बल नाउन कहा जाता है, क्रियार्थक संज्ञा। अगर वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव का कार्य करती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? वर्बल एडजेक्टिव अर्थात क्रियार्थक विशेषण। जब ये वर्ब के साथ साथ एडवर्ब का कार्य करती हैं तो इन्हें वर्बल एडवर्ब कहा जाता है, अर्थात क्रियार्थक क्रिया विशेषण। ध्यान देने की बात एक ही है कि ये वर्ब का फंक्शन तो सदैव देंगे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति क्रिया से हुई है, ठीक। लेकिन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से किसी एक का फंक्शन वन टाइम में देंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ नाउन का भी और एडजेक्टिव का भी एडवर्ब का नहीं। अगर एक साथ 2 का देने लगेंगे तब तो भैया 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, डबल से निकल कर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं है, इस बारीकी को समझना है, क्योंकि यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जान लीजिए, इसमें से इतना क्वेश्चन बनेगा, स्पॉटिंग एरर, इम्प्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ तक कि क्रोड टेस्ट में भी फिलिंग कर ब्लैंक कर दिया जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। तो पहली वीडियो तो आपके पास पहुँच चुकी है, जिसमें फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में मैंने अंतर बताया, समझाया। अब मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और नॉन फाइनाइट वर्ब को इतना डिटेल में बताऊंगा कि उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है, और दुनिया की कोई भी किताब लेंगे तो उतना मैटर नहीं मिल सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक। तो वीडियो की संख्या तो ज़्यादा होगी, अब वो नहीं बस एक ही वीडियो में पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ लो, कुछ नहीं। इस सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो जैसे ऑफलाइन में क्लास वर्क आप लेते हो, हाई स्कूल में पढ़े हो, इंटर पढ़े हो, एकेडमिक एजुकेशन आप लिए हैं या ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में हो, अंडर ग्रेजुएशन, तो वहाँ क्या होता है? सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है। वही तरीका मेरा यूट्यूब पर भी है। मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपनी खुद की कोचिंग ऑफलाइन चलती है तो सिस्टम अलग है। झुंझुना नहीं भैया, बच्चे नहीं हैं, रोता हुआ बच्चा को झुंझुना दे दिए, चुप हो जा बेटा चुप हो जा,
तो जब तक झुंझुना बजाओगे तब चुप हो गया, जैसे झुंझुना बंद करोगे फिर रोना शुरू कर देगा। ठीक, ऐसा काम है। तो आप आज का क्लास लेंगे पूरा, वीडियो बंद मत करिएगा। ठीक, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ लें तो अगले क्लासेस में मैं क्या करूँगा, इन्फिनेटिव, जरंड और पार्टिसिपल 1 by 1 खोलूँगा और इन डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। लेकिन आज का कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो मैं अभी बताया उसको मैं यहाँ लिख रखा हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिया का कार्य करने के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य करते हैं। अतः इनमें क्रमशः यानी वर्ब के साथ साथ जब ये नाउन का कार्य करेंगे तो वर्बल, नाउन, क्रियार्थक संज्ञा कहा जाएगा इन्हें। ठीक, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स अगर एडजेक्टिव का कार्य करती हैं तो इन्हें वर्बल एडजेक्टिव अर्थात क्रियार्थक विशेषण कहा जाता है। और अगर नॉन फाइनाइट वर्ब्स एडवर्ब का कार्य करती हैं तो इन्हें वर्बल एडवर्ब अर्थात क्रियार्थक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो वन टाइम में डबल फंक्शन वर्ब प्लस नाउन या वर्ब प्लस एडजेक्टिव या वर्ब प्लस एडवर्ब का कार्य करेगी। यही कारण है इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। अब यहाँ पर हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को क्लासिफाइड किए हुए हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब मोस्टली 3 टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, लेकिन इसको मौखिक समझ लीजिए। पहला है 1, देखिए 1, ठीक, इन्फिनिटी, और दूसरा जिरेंड, और तीसरा पार्टिसिपल। तो इसको पार्टिसिपल अगर पिल कहते हैं, ठीक है, चलेगा, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है ना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल, अब इन्फिनेटिव की पहचान देखिए। इंग्लिश में इसकी उत्पत्ति किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पूर्व प्रीपोजिशन टू लगाकर की जाती है। यानी किसी भी क्रिया के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पूर्व अगर आप प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनेटिव कहलाता है। अगर टू हटा देते हैं तो वह बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। आगे मैं बताऊंगा इन्फिनेटिव 2 तरह की होती है, एक फुल इन्फिनेटिव, एक बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है विद टू, ये फुल इन्फिनेटिव है। और एक बेयर, BARE, बेयर का मतलब होता है नंगा धड़ंगा, यानी विदाउट टू, तो उसे बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि इन्फिनेटिव का ही दूसरा रूप है। तो अब आगे चलिए, हिंदी में क्या मिलेगा आपको। अगर हम 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसका फंक्शन। हिंदी की बात हम बाद में करेंगे। तो यह वर्बल नाउन यानी क्रियार्थक संज्ञा या वर्बल एडजेक्टिव क्रियार्थक विशेषण या वर्बल एडवर्ब का कार्य करता है। कौन? इन्फिनेटिव। इसका मतलब हिंदी में क्या पहचान होगी, चाहे नाउन, चाहे एडजेक्टिव, चाहे एडवर्ब, हिंदी में पहचान होगी धातु प्लस, धातु मतलब क्रिया का मूल तक, धातु प्लस ना, नी, ने या कर आएगा, यही इसकी पहचान है। अब आगे की क्लासेस में बताया जाएगा
कि जब ये वर्बल नाउन का कार्य करता है तो किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग अभी मौखिक में बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज संभव नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि आप जुड़ जाओ। इन्फिनिटिव का जब ये कार्य करेगा ना तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तीनों जगह काम करेगा। ये नाउन का जब काम करेगा, इन्फिनिटिव जब नाउन का काम करेगा ना तो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और कंप्लीमेंट भी बन सकता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो सीधा सीधा भैया किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। और जब यह एडवर्ब का कार्य करेगा तो सीधा सीधा किसी क्रिया को मॉडिफाई करेगा। ठीक, तो सारा चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो ना, नाउन भी पढ़ चुके हो, एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हो, एडवर्ब नहीं पढ़े हो। एडवर्ब पढ़ना अब उसका भी टाइम आ रहा है, एडवर्ब भी खोलूंगा और कंजंक्शन क्लास का भी टाइम आ गया, वो भी अब एक साथ सारा चैप्टर खुल जाएगा जो शेष है, प्रीपोजिशन भी खुलेगा। ठीक ना, तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं जिरेंड की। जिरेंड की पहचान है कि वह के अंत में आईएनजी लगा दीजिए, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए और आईएनजी लगा दीजिए तो वो जिरेंड बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी वही पहचान है, तो मैं अंतर यहीं पर समझा देता हूँ, कभी आप नहीं भूलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए तीन तरह की होती है, नॉन फाइनाइट तो तीन तरह की होती ही है। ठीक, अब ये भी तीन तरह की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान देखिए। इंग्लिश की जो पहचान है सेम है, यहां देखिए इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म कभी जिरेंड बन जाता है और कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, तो सेंटेंस में पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसके लिए सरल तरीका मैं बता दे रहा हूँ, फंक्शन पर जाइए। कहाँ जाइए, फंक्शन पर। जब आईएनजी फॉर्म वर्बल नाउन का कार्य करेगा, यानी क्रियार्थक संज्ञा का कार्य करेगा, तो वह जिरेंड बन जाएगा। और जब आईएनजी फॉर्म वर्बल एडजेक्टिव या वर्बल एडवर्ब का कार्य करेगा तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। यही मूल अंतर है फंक्शन का। अब वर्बल नाउन का काम करने का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कंप्लीमेंट भी बन सकता है। अब यहाँ वर्बल एडजेक्टिव का क्या मतलब हुआ बताइए, अरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। वर्बल एडवर्ब का क्या मतलब हुआ, क्रिया की विशेषता बताएगा। तो फंक्शन पर जब जाएंगे तो आईएनजी को देखते पहचान जाएंगे। लेकिन जब आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कंप्लीमेंट नहीं आता है, तो कुछ नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए उस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वर्ब का चैप्टर। अरे जितना मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया हूँ, पब्लिश कर दिया हूँ, पीछे से नहीं पढ़ेंगे ना। अब यार नाउन की बात करूँगा कुछ नहीं समझ में आएगा, एडजेक्टिव की भी बात करूँगा नहीं समझ में आएगा, एडवर्ब तो नहीं पढ़ाया हूँ फिर भी वहाँ भी नहीं समझेंगे, तो एडवर्ब में तो मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना, नहीं पढ़ाया हूँ तो। अब चलते हैं, लेकिन अब नाउन में इन डिटेल थोड़ी मिल जाऊँगा, हमारा पढ़ाने का अपना अलग तरीका है, ठीक है ना। एक वीडियो में मैं ये मत समझिए कि बस दाहिने बाएं उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया, नो, सीधा सीधा सिस्टमेटिक आपको आना पड़ेगा। अगर समझते हैं कि हाँ चीज कंटेंट बेटर है तो सिस्टमेटिक आइए। अब चलते हैं हिंदी मीनिंग। तो जैसे ये आईएनजी फॉर्म वर्बल नाउन का कार्य करेगा ना, तो मीनिंग क्या देगा, धातु प्लस ना नी का, ये होगा ट्रांसलेशन में। और जब यह वर्बल एडजेक्टिव का कार्य करेगा ना, या वर्बल एडवर्ब का कार्य करेगा ना, तो मीनिंग होगी धातु प्लस कर करके लिए हुए वाला में से कोई। हार्दिक लगने का मतलब
कोई एक, ये हिंदी वाक्य में आएगा। अब पार्टिसिपल में दूसरा काइंड आपका क्या भैया, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो हर क्रिया का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का काम नहीं करेगा। जब भी क्रिया का थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्रिया का थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में वर्बल एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी क्रिया विशेषण का काम करेगा, तो वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसका यह मतलब ये नहीं है कि जितने परफेक्ट टेंसेस हमारे तीनों हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, टीचर पढ़ा देता है सब्जेक्ट प्लस हैज आदमी का है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल रॉन्ग है। वहाँ जो है हैज के बाद पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, वो क्रिया का थर्ड फॉर्म है। क्योंकि वह क्रिया का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंसेस में, हम तीनों टेंसेस की बात कर रहे हैं, तीनों टेंसेस में प्रयुक्त क्रिया का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कभी नहीं करता है, वह शुद्ध रूप से क्रिया का काम करता है, यानी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन नहीं देता है। क्योंकि पार्टिसिपल का प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर आप नहीं कर सकते हैं। मेन वर्ब के अतिरिक्त सेंटेंस में अनेक अगर पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यानी मुख्य क्रिया के अलावा किसी भी पोर्शन में, चाहे सब्जेक्ट वाले में चाहे प्रेडिकेट वाले में, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वाले में रहेगा तो क्रिया के पूर्व रहेगा, और प्रेडिकेट में रहेगा तो क्रिया के बाद रहेगा। इसका ध्यान देना है। कौन? क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो सदैव वह पास्ट पार्टिसिपल होगा और सदैव वह एडजेक्टिव का ही कार्य करेगा, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ठीक, ये है अंतर। जो परफेक्ट टेंसेस में प्रयुक्त होते हैं वो क्रिया का थर्ड फॉर्म होते हैं, ना कि पास्ट पार्टिसिपल। टीचर पढ़ा देता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल नहीं, उस टीचर को ज्ञान नहीं है। बता दे रहा हूँ, दोनों को अंतर नहीं कर पा रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक, कि थर्ड फॉर्म कब बनता है पास्ट पार्टिसिपल, जब उसका प्रयोग हम सेंटेंस में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर कर दीजिए, सब्जेक्ट क्रिया के स्थान पर नहीं, तभी वह पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, अर्थात वर्बल एडजेक्टिव का फंक्शन देगा, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। उसी दशा में उसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बाबू, शी इज वरीड, वरी मीन्स दुखी होना, WORRY, अब थर्ड फॉर्म होता है वरीड, तो शी इज वरीड, इज हमारा मेन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, वरीड हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आया। तो 1 बाय 1 खुलेगा और एग्जाम्पल की तो झड़ी लग जाएगी, ठीक ना भैया। लेकिन यहाँ कैसे संभव है, अब हम चार्ट समझा रहे हैं, इसी में एग्जाम्पल हम कहाँ देंगे आपको, और बताइए इतनी समझाने के लिए चार्ट को कितनी मेहनत से दिखा गया है। अब चलते हैं हम, अब इसका काम कर रहा है वर्बल एडजेक्टिव का। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस का मुख्य पार्ट नहीं बनेगा, यानी इसको किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट अथवा प्रेडिकेट पार्ट में आप प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, ओके। जबकि इंफिनिटिव, जिरंड, ठीक ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो 1 2 3 4 तक यानी पास्ट पार्टिसिपल। इनका प्रयोग
आप सेंटेंस के मुख्य भाग में कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर और चाहे प्रेडिकेट के स्थान पर, ठीक ना। यानी प्रेडिकेट में कहाँ होगा, वर्ब के स्थान पर नहीं होगा, वर्ब के बाद ही होगा, चाहे ऑब्जेक्ट चाहे कंप्लीमेंट। बढ़िया से समझ लीजिए। लेकिन ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी सेंटेंस का मुख्य भाग बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग सदैव फ्रेज के निर्माण में होता है। वाक्यांश, वाक्य का अंश तो हम बनाएंगे, लेकिन मुख्य वाक्य का हिस्सा नहीं बनेगा। तो सेंटेंस के फ्रंट पर इसका प्रयोग करके कॉमा लगा दिया जाता है, यानी मुख्य सेंटेंस से इसे अलग कर दिया जाता है, ठीक ना। जैसे अपना काम करने के बाद वो घर चला गया, अपना काम समाप्त करने के बाद वो घर चला गया, यानी हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ये इसका एग्जाम्पल हुआ, मौके सुन लीजिए। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क के बाद कामा जरूर लगेगा, और यहाँ मुख्य सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट होम। तो ही वेंट होम का यह हिस्सा कभी नहीं बन सकता, यही इसकी पहचान है। तो फंक्शन किसका दे रहा है भाई, वर्बल एडजेक्टिव का, यानी क्रियार्थक विशेषण। तो विशेषता किसकी बताएगा, नाउन या प्रोनाउन। अगर हम लिखते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, देखिए हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। सवाल है कि हैविंग फिनिश किसकी विशेषता बता, तो ही की। क्यों, कौन घर गया, काम समाप्त करने वाला, काम समाप्त करने के बाद जा रहा है। तो इसकी जो पहचान होगी, देखिए काम समाप्त करने के बाद, ठीक, समाप्त करने, देखिए समाप्त करने के बाद या पश्चात, और कर का भी हम बताएंगे आगे जब 1 by 1 पढ़ाएंगे। तो हमारे ख्याल से इससे, इस लेक्चर से क्या फायदा मिलेगा आपको, शॉर्ट में नॉन फाइनाइट वर्ड्स का फंक्शन जान गए और पहचान जान गए। ये हिंदी वाला इसकी पहचान किन किन रूपों में होता है, कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ड कौन सा फंक्शन देता है। तो इंफिनिटिव तीनों फंक्शन देगा, कौन कौन भैया, वर्बल, नाउन, वर्बल एडजेक्टिव और वर्बल एडवर्ब। जबकि जेड केवल एक फंक्शन दे रहा है, कौन सा फंक्शन, वर्बल नाउन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल दो फंक्शन दे रहा है, वर्बल एडजेक्टिव और वर्बल एडवर्ब। और पास्ट पार्टिसिपल केवल एक फंक्शन दे रहा है, वर्बल एडजेक्टिव, और परफेक्ट पार्टिसिपल भी केवल एक फंक्शन दे रहा है, वर्बल एडजेक्टिव। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।